वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके आरोह के गद्यखंड में से है। चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। इस नाते मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय पहले फणीश्वर नाथ रेणु का देना चाहूँगी। ये एक आंचलिक उपन्यास के रूप में हिंदी जो साहित्य है उसमें फेमस रहे हैं। इनका जन्म 4 मार्च को 1921 सन में बिहार के पूर्णिया ज़िले में हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भी भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने इन्हें पद्मश्री के जो उपाधि होती है उससे अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाओं की बात करूं तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखा है और वो सब आपको इसके PDF में मिलेगा, पढ़ोगे आप सारे। मैं एक इनकी रचना की उपन्यास की बात करूंगी, केवल मैला आंचल। वैसे तो परती परी कथा भी इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई है, कितने चौराहे भी अच्छा है। वैसे मैला आंचल पर एक सीरियल भी बना था, जब दूरदर्शन आता था तो उस पर एक बहुत ही सुंदर सीरियल भी बनाया गया था, मैला आंचल, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था वो। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से ही प्रकाशित हैं। ये ऐसे प्रश्न आप हमेशा याद रखा करो। सपोज़ क्वेश्चन आ जाए कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके कितने खंड हैं या वो किस नाम से प्रकाशित हैं, तो बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि इन चीज़ों को लेखक परिचय जो मैं बताती हूँ उसका उद्देश्य केवल टाइम वेस्ट करना नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा समझ के चलो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब साहित्यिक विशेषताएं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, हर रचनाकार की अपनी कुछ साहित्यिक विशेषताएं होती हैं। इनकी भी हैं। अब जैसा कि जानते हो कि ये आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। अंचल का अर्थ होता है ग्रामीण परिवेश। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की। इनकी ये भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नए तेवर देने में भी रही। 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को नई दिशा दी, यानी इसी के पैटर्न पर फिर आगे के उपन्यासों ने अपने अंदर परिष्कार किया, सुधार किया। तो हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैला आंचल इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोकनायक की इस अवधारणा, जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसने भारी भरकम चीज़ को एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। जैसे इससे पहले और टॉपिक्स थे, दूसरे बड़े बड़े टॉपिक्स रहे होंगे, लेकिन जब से ये मैला आंचल आया है तो उन्होंने ये जो अंचल है हमारा, ये जो ग्रामीण परिवेश है, इसको हीरो बना दिया। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोगों ने गोदान पढ़ा होगा तो उसमें भी जहाँ देखते हो कि होरी के घर का जिक्र होता है तो वह प्रेमचंद की भाषा कितनी ज़्यादा सहज, बिल्कुल आम किसान की भाषा बन जाती है। और वहीं जब मेहता और मालती का जिक्र होता है तो एक दार्शनिक, एक पत्रकारों जैसी भाषा प्रेमचंद लिखते हैं। तो यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिकता का साकार चित्रण जो है दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए किया। अब इसलिए उनका ये जो अंचल है एक तरफ सस्य श्यामल है, यानी यहाँ पर गांव की जो हरियाली इत्यादि वो दिखाई है, तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी, यानी गांव की विशेषताओं को भी और कमियों को भी, यानी प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं वो सब इन्होंने
दिखाए हैं। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। देखो बेटे, कोई नई बात नहीं है, आप इससे पहले भी पढ़ चुकी हो, आपने 11th में भी पढ़ा है। आप देखते हो किसान की व्यथा क्या है। आपने पिछली बार गज़ल पढ़ी थी दुष्यंत कुमार की, कि ऐसे ऐसे वादे किए गए थे और हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में भी ग्रामीण अंचल की जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्लस पॉइंट है, उनको उकेरा गया है। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य से ही है। इस बात को मैं इजी करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब वही बात हो गई कि अगर भाषा सहज नहीं होगी तो आम आदमी के समझ में नहीं आएगी। हम बात अगर किसान की कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत अपनी लेखक को अपनी बहुत ज़्यादा विचारशीलता या बड़ी बुद्धि वाली भाषा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह का कॉन्सेप्ट हो उसी तरीके की भाषा चीज़ को समझने को आसान कर देती है। इनकी भाषा शैली भी अंचल विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृत निष्ठ हो जाती है। भाषा में चित्रात्मकता बहुत मिलती है। भाव प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हो जाते हैं। विशेषणों का सुंदर प्रयोग है। तो अब मैं अगला वीडियो अभी बनाती हूँ जिसमें मैं आपको इस पाठ का प्रतिपाद्य बताऊँगी और पाठ को स्टार्ट